ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोहित, चिराग और अब्दुल तीनों ही क्रिस्टोफर के रवैये को लेकर काफी हैरान थे। रोहित खुद यह बात समझ नहीं पा रहा था कि अगर क्रिस्टोफर को रश्मि की जान की परवाह नहीं थी तो वह किस दबाव में आकर अलेक्जेंडर को दिल्ली भेज रहा था। क्या क्रिस्टोफर में जो कुछ भी कहा वह सब सही था या नहीं, इस बात का भी पता तभी चल सकता था जब सचमुच अलेक्जेंडर दिल्ली पहुंचता। अब्दुल और चिराग दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी रोहित ने उन दोनों की ओर देखकर कहा, गुलेरिया हाउस की सिक्योरिटी आसपास और बढ़ा दो। करण ने भी खुद गुलेरिया हाउस के आसपास अपने सीक्रेट एजेंट की फौज बिठा रखी थी। इसके अलावा रोहित ने भी अपने सिक्योरिटी गार्ड गुलेरिया हाउस के आसपास तैनात किए थे। इस वक्त गुलेरिया हाउस एक किले की तरह मजबूत हो गया था, जिसे भेद कर अंदर जाना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन सा हो गया था। गुलेरिया हाउस में इस वक्त अनिका के साथ साथ दोनों बच्चे भी मौजूद थे। हो सकता था कि क्रिस्टोफर की प्लानिंग कुछ अलग थी, मगर रोहित यह अच्छी तरह जानता था कि क्रिस्टोफर एक बेहद खतरनाक क्रिमिनल था, जिसे अपने बाप की तरह पूरी दुनिया पर राज करना था, जिसके लिए वह कुछ भी कर सकता था। रश्मि का कन्फेशन सुनने के बाद रोहित को यह भी पता लग चुका था कि क्रिस्टोफर किसी भी तरह अनिका के पास वह फार्मूला चुराना चाहता था जो स्वाति मल्होत्रा छोड़कर गई थी, और अपनी जान को बचाने के लिए क्रिस्टोफर अनिका के साथ साथ दोनों बच्चों पर भी हमला करने से कतराएगा नहीं। मगर रोहित के सिक्योरिटी गार्ड दोनों बच्चों को हिफाजत में रखेंगे, इस बात का रोहित पर भरोसा था। अब रोहित को सिर्फ एक ही बात का इंतजार था, अलेक्जेंडर के दिल्ली पहुंचने का। वहां गुलेरिया हाउस में जब नन्ही सी रिया अपने गेमिंग टेबलेट पर रोज की तरह अपने गेम खेल रही थी, तब अचानक उसके सोशल मीडिया हैंडल पर उसके दोस्त अलेक्जेंडर का वॉइस कॉल बजने लगा। रिया ने वॉइस कॉल देखकर उससे तुरंत डिस्कनेक्ट कर दिया। रिया अभी भी अपने दोस्त से काफी नाराज थी। अलेक्जेंडर ने जिस तरह अनिका के साथ बात की थी, उसके बाद रिया ने सोच लिया था कि वह अब तक अपने दोस्त के साथ बात नहीं करेगी जब तक वह अनिका से माफी नहीं मांग लेगा। रिया लगातार उसके वॉइस कॉल को डिस्कनेक्ट करती रही। तभी रिया ने देखा कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट में एक वॉइस नोट भेजा था। कुछ देर तक रिया उस वॉइस नोट को देखती रही, मगर बाद में उससे रहा नहीं गया और उसने अपने दोस्त के वॉइस नोट को सुनने के लिए प्ले बटन दबा दिया। बटन के दबते ही रिया के उस दोस्त की आवाज़ उसके कानों पर पड़ी। अलेक्जेंडर ने रिया से कहा, क्या हो गया है तुम्हें? इतनी नाराज क्यों हो गई? तुम्हें देखकर मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि अगर मेरी बहन होती तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे होती। अगर मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम अचानक मुझसे दोस्ती तोड़ दोगी। अलेक्जेंडर का यह वॉइस मैसेज सुनने के बाद रिया ने भी अपना वॉइस रिकॉर्ड करते हुए उसे एक वॉइस मैसेज भेज दिया, जिसमें रिया ने अलेक्जेंडर से कहा था, तुमने उस दिन मेरी मॉम से काफ़ी बदतमीजी से बात की थी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब तक तुम मेरी मम्मा से माफ़ी नहीं मांगते मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। इस बात के जवाब में अलेक्जेंडर ने वॉइस नोट भेजते हुए कहा, मैं दिल्ली आया हूँ, क्या तुम मुझसे मिलोगी नहीं? यह बात सुनते ही रिया की आंखें बड़ी हो गई। रिया बिस्तर पर आराम से लेटकर अपने गेम खेल रही थी, मगर अलेक्जेंडर का यह वॉइस नोट सुनते ही रिया अपनी जगह से खड़ी हो गई और दोबारा एक वॉइस नोट भेजते हुए रिया ने अलेक्जेंडर से पूछा, तुम यहाँ दिल्ली क्यों आए हो? कुछ देर बाद अलेक्जेंडर ने जवाब देते हुए एक वॉइस नोट भेजा, मैं यहाँ तुम्हारी मम्मा से माफ़ी मांगने आया हूँ। यह वॉइस मैसेज को सुनने के बाद रिया हैरान होकर कुछ देर तक अपने टेबलेट की ओर देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पिछले 7 महीनों से वह जिस लड़के से बात कर रही थी वह कुछ ही पल में इतना बदल गया था। रिया ने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी रिया का एक दोस्त एक ही दिन में इतना बदल जाएगा। रिया ने भी एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करते हुए अलेक्जेंडर को भेज दिया, जिसमें रिया ने कहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ सचमुच मेरी मम्मा से माफ़ी मांगने आए हो। इस बात का जवाब देते हुए अलेक्जेंडर ने एक वॉइस मैसेज भेजते हुए कहा,
तुम इतने वक्त से मेरे साथ बातें कर रही हो, क्या तुम मुझे अब तक इतना भी नहीं जान पाई कि मैं कैसा हूँ? मगर चलो, मुझे यह जानकर खुशी हुई कि तुम मुझे ठीक पहचानती हो। यह कहने के बाद वॉइस नोट पर अलेक्जेंडर जोर जोर से हंसने लगा। अलेक्जेंडर की इस हरकत पर रिया नाराज होकर अपने टेबलेट के पास बैठ गई। रिया ने अपना टेबलेट जोर से अपने बिस्तर पर पटक दिया। तभी अलेक्जेंडर ने एक और वॉइस मैसेज भेजा। रिया उसका वॉइस मैसेज सुनना नहीं चाहती थी, मगर वह देखना चाहती थी कि आखिर उस बदमाश अलेक्जेंडर ने उसे इस बार क्या कहा था। जैसे ही रिया ने प्ले बटन दबाया, अलेक्जेंडर की आवाज रिया की कानों पर पड़ी, जिसमें अलेक्जेंडर ने कहा था, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मैनरलेस मम्मा से माफ़ी मांग लूँगा? माफ़ी तो उन्हें मुझसे मांगनी चाहिए, मेरे प्राइवेट कॉल के बीच में आकर मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। रिया इस बार अलेक्जेंडर पर काफ़ी ज़्यादा नाराज हो गई थी। उसने सोच लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह अलेक्जेंडर के साथ कभी दोबारा बात नहीं करेगी। रिया को इस वक्त अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। मम्मा की इतनी इंसल्ट करने के बावजूद उसने अपने दोस्त से दोबारा बात की थी। इस गिल्ट की वजह से रिया की आंखों में आंसू आ गए और वह बिस्तर पर अपना सर रखकर जोर जोर से रोने लगी। मारवा हाउस के मेन गेट के बाहर स्पोर्ट शूज, हाफ पैंट और एक लंबा सा टी शर्ट पहने हुए एक 6 साल का बच्चा अपने हाथ में फ़ोन को पकड़कर जोर जोर से हंस रहा था। बड़ी बड़ी आंखें, दूध से सफ़ेद गाल और घुंघराले बाल देखकर ऐसा लग रहा था कि यह लड़का इस देश का नहीं था। अपना फ़ोन अपनी जेब में रखते हुए अलेक्जेंडर ने अपने नन्हे हाथों से मारवा हाउस के बड़े दरवाजे को पीटना शुरू किया। नन्हे से बच्चे को दरवाजे पर खड़ा देखकर सिक्योरिटी गार्ड हैरान हो गए। एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बाहर आकर अलेक्जेंडर से पूछने लगा, क्या हुआ बच्चे, तुम्हें यहाँ किसका काम है? अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर अपना सर उठाकर अलेक्जेंडर ने उस सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, यह पूछने वाले तुम कौन होते हो? चुपचाप दरवाजा खोलो, मुझे रोहित से मिलना है। एक छोटे से बच्चे के मुंह से इस तरह रोहित का नाम सुनकर सिक्योरिटी गार्ड हैरान हो रह गया। अलेक्जेंडर को कुछ ही घंटों पहले यह पता चला था कि रोहित उसका बायोलॉजिकल फादर है। यह खबर सुनते ही अलेक्जेंडर को अपनी किस्मत पर हंसी आने लगी थी। उसने आज तक जिसे अपना बाप समझकर जिसके साथ अपना बचपन गुजारा था, वह उसका असली बाप नहीं था। उसकी असली माँ कहाँ थी यह तो वह खुद भी नहीं जानता था। आज उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि ना तो उसके बायोलॉजिकल फादर को और ना ही उसकी मदर को उसकी कोई परवाह थी। उन दोनों ने उसे पैदा करके बस छोड़ दिया था। इसलिए रोहित के लिए अलेक्जेंडर के मन में काफ़ी नफरत थी। एक छोटे से बच्चे का ऐसा एटीट्यूड देखकर सिक्योरिटी गार्ड हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उन सबकी शक्ल देखकर अलेक्जेंडर ने उनमें से सबसे पहले सिक्योरिटी ऑफिसर से कहा, अब एक दूसरे को देख क्या रहे हो, दरवाजा खोलो। उस सिक्योरिटी ऑफिसर ने बच्चे को देखकर अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, मगर तुम्हें पहले बताना होगा कि तुम अंदर किससे मिलना चाहते हो और कौन हो तुम। यह सवाल सुनते ही अलेक्जेंडर ने अपने घुंघरेलू बाल में अपनी उंगलियां घुमाते हुए कहा, मैं कौन हूं अगर पता चल जाएगा तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। भलाई इसी में होगी कि चुपचाप दरवाजा खोलो, मुझे रोहित से मिलना है। जब मारवा इंडस्ट्रीज की हेड ऑफिस में रोहित को अपनी केबिन में यह खबर मिली कि अलेक्जेंडर घर के दरवाजे तक पहुंच गया था, तो वह जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ और घर जाने के लिए तेजी से ऑफिस से निकलने लगा। रोहित के पीछे चिराग, अब्दुल और उसके खास लोग भी तेज कदमों से ऑफिस के बाहर निकलने लगे। रोहित ने चिराग से कहा, अभी के अभी वहां पर कॉल करके किसी को उसके डीएनए सैंपल कलेक्ट करने को कहो और वह डीएनए सैंपल जल्दी से जल्दी अनिका तक भिजवाओ। जितना जल्दी हो सके मैं पता करना चाहता हूँ कि आखिर अलेक्जेंडर का मुझसे क्या रिश्ता है। चिराग अर्जेंसी समझते हुए अपने आदमियों को कॉल लगाने लगा। मारवा हाउस में दादी माँ अपने कमरे में बैठी दोपहर की चाय पी रही थी। तभी अचानक लीला तेज सांस लेती हुई अंदर आई और दादी माँ से कहने लगी, दादी माँ आज तो सचमुच गजब हो गया, पता नहीं क्या होने वाला है। मेरी तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि रोहित बाबा के और कितने बच्चे हैं। दादी माँ लीला की बात को सुनकर हैरानी से सुनने लगी। चाय का कप टेबल पर रखते हुए दादी माँ ने लीला से पूछा, तुम क्या कह रही हो, होश में तो हो? लीला ने जवाब देते हुए दादी माँ से कहा, बड़ी मालकिन, होश तो आपकी उड़ जाएंगे जब मेन गेट पर आए बच्चे को देखोगे।
वह बच्चा दिखने में हूबहू रोहित बाबा जैसा है और वह कह रहा है कि वह रोहित बाबा का बेटा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि रोहित बाबा के और कितने बच्चे हैं। दादी माँ यह खबर सुनकर काफी हैरान थी। अपनी व्हील चेयर को आगे की ओर ढकेलते हुए दादी माँ ने लीला से कहा, देखो, अब यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर गुलेरिया परिवार तक यह बात पहुंच गई तो हो सकता है वह लोग अनिका के साथ रोहित का रिश्ता तोड़ दें। लीला खुद दादी माँ की इस बात को लेकर काफी हैरान नजर आने लगी। लीला ने दादी माँ से पूछा, तो क्या अब आपको इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है? दादी माँ ने जवाब देते हुए कहा, एतराज की कहाँ बात आ गई। अब देखो, इस पूरे शहर में और इस पूरे देश में हमारे परिवार का मुकाबला करने वाला सिर्फ एक ही परिवार है और वह है गुलेरिया परिवार। और गुलेरिया परिवार की बेटी होने के नाते रोहित की और अनिका की जोड़ी बिल्कुल सही रहेगी। आखिर अनिका के जो दोनों बच्चे हैं वह रोहित की ही तो है। मगर यह तीसरे बच्चे के बारे में अगर अनिका को पता चला तो हो सकता है वह रोहित से नाराज हो जाए। तुम तो जानती हो आजकल की लड़कियां कैसी होती हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा बड़ा हंगामा खड़ा कर देती हैं। और मैं नहीं चाहती कि इस बार रोहित के रिश्ते में किसी भी तरह की दरार आए। देखो, कुछ भी हो जाए, इस बात को हमें अभी के अभी दबा देना है। दादी माँ को कमरे से बाहर ले जाती हुई लीला ने कहा, ठीक है, चलिए अब गेट पर चलकर देखते हैं इस बात को कैसे सुलझाया जा सकते हैं। जैसे ही दादी माँ और लीला गेट के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि सिक्योरिटी केबिन के अंदर एक 6 साल का लड़का एक सिक्योरिटी गार्ड की उंगली मुंह में दबाकर उसे जोर से चबाने की कोशिश कर रहा था। सिक्योरिटी गार्ड के मुंह से चीखें निकल रही थी। बच्चे के आसपास खड़े लोग बार बार उसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वह उस सिक्योरिटी गार्ड की उंगली छोड़ दे, मगर बच्चा बिना कुछ कहे अपने दांतों की पूरी ताकत लगाकर उंगली पर उतारते हुए बस ना में अपना सर हिलाता रहा। तभी रोहित की एक खास सिक्योरिटी गार्ड ने उस बच्चे के पास आकर बड़ी ही धीमी आवाज में उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटा, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बस तुम्हारे मुंह से थोड़ा सा सलाइवा इस बैग में भरेंगे और डॉक्टर के पास भिजवा देंगे। हमें इससे पता चल जाएगा कि तुम सचमुच रोहित साहब के बेटे हो या नहीं। अब तुम भी तो यह नहीं चाहोगे कि अगर कोई तुम्हारे पापा नहीं है तो तुम खामोखा उसे पापा बुलाते रहो। उस सिक्योरिटी गार्ड की बात अलेक्जेंडर की कुछ गले उतर रही थी। धीरे धीरे उसने अपने दांतों की पकड़ ढीली की। उस बच्चे ने बड़े ही एटीट्यूड में उस सिक्योरिटी गार्ड से कहा, तब तो ठीक है, अब जल्दी से पता करो कि क्या सचमुच रोहित मेरे पापा हैं या नहीं। सिक्योरिटी गार्ड की उंगली में बहुत दर्द हो रहा था। जब उसने गौर से अपनी उंगलियों को देखा तो अलेक्जेंडर के दांतों के निशान उसकी पूरी उंगली पर बन चुके थे। अलेक्जेंडर ने जब उस सिक्योरिटी गार्ड को दर्द से मुंह बिगाड़ते हुए देखा तो अलेक्जेंडर ने बड़े ही एरोगेंटली उस सिक्योरिटी गार्ड से कहा, आइंदा मेरे पास आओ तो मुझे बता दिया करो कि तुम मेरे पास क्या करने वाले हो। जब तुमने उंगली मेरे मुंह की ओर बढ़ाया तो मुझे लगा तुम अपनी उंगली मुझे खिलाना चाहते हो। अलेक्जेंडर की बात सुनकर आसपास खड़े सारे सिक्योरिटी गार्ड अलेक्जेंडर की इस शैतानी हरकत को देखकर घबरा गए थे। उन्हें आज इस बात का एहसास हो रहा था कि नन्हा सा आर्यन कितना शांत और अच्छा बच्चा था। आर्यन ने आज तक कभी भी किसी को परेशान नहीं किया था, बड़ों के साथ बड़ी ही आदर से बात करता था, मगर यह छोटा सा बच्चा जो अपने आप को रोहित मारवा का बेटा कह रहा था वह आर्यन के बिल्कुल अपोजिट था। अलेक्जेंडर ने चीफ सिक्योरिटी गार्ड की ओर देखकर कहा, चलो जल्दी करो, जो भी सैंपल लेना चाहते हो जल्दी से आओ। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर वह रोहित सचमुच मेरा बाप है या नहीं। अलेक्जेंडर के तेवर देखकर सारे सिक्योरिटी गार्ड ने अपने कदम पीछे हटा लिए। अलेक्जेंडर का डीएनए सैंपल लेने के लिए किसी न किसी को एक रुई का कपड़ा अलेक्जेंडर के मुंह में डालकर उसके सलाइवा का सैंपल लेना था, मगर यह करने के लिए अब किसी में हिम्मत नहीं बची थी। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने हिम्मत करके अपने हाथ में एक रुई का टुकड़ा पकड़ा और धीरे धीरे अलेक्जेंडर की ओर जाने लगा। अलेक्जेंडर ने धीरे से अपना मुंह खोला। सिक्योरिटी गार्ड ने कांपते हुए हाथों से रुई का टुकड़ा अलेक्जेंडर के मुंह में डाला। जैसे ही उस सिक्योरिटी गार्ड ने अपना हाथ अलेक्जेंडर के मुंह में डाला, अलेक्जेंडर ने उसे काटने का नाटक किया। जैसे ही अलेक्जेंडर ने मुंह बंद करने का नाटक किया, वह सिक्योरिटी गार्ड उछलकर अपना हाथ खींचकर जमीन पर गिर गया।
उसे इस तरह लड़खड़ाता हुआ देखकर अलेक्जेंडर उस सिक्योरिटी गार्ड की ओर इशारा करके जोर जोर से हंसने लगा। अलेक्जेंडर की शैतानी हंसी और उसके तेवर देखकर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अलेक्जेंडर के मुंह में हाथ डाले। आसपास खड़े गार्ड को समझ नहीं आ रहा था कि इस बच्चे के साथ किस तरह से पेश आए। वो लोग अलेक्जेंडर को डांट भी नहीं सकते थे क्योंकि अलेक्जेंडर रोहित का बेटा था, मगर अलेक्जेंडर की बदतमीजी और उसकी शरारतें अब उनकी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। उसके बाद अलेक्जेंडर ने खुद ही एक प्लास्टिक बैग से रुई का टुकड़ा निकाला और अपने मुंह सलाइवा का सैंपल एक छोटी सी प्लास्टिक बैग में डालकर चीफ सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में दे दिया। अलेक्जेंडर ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर अपना सर उठाकर किसी राजा की तरह ऑर्डर करते हुए कहा, अब जल्दी जाओ और पता लगाओ कि तुम्हारा बॉस मेरा बाप है या नहीं। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने वह डीएनए सैंपल अपने आदमी के साथ अनिका के पास भिजवा दिया। जब वह वापस सिक्योरिटी केबिन में आया तो उसने देखा कि रोहित की दादी माँ अलेक्जेंडर के ठीक सामने व्हील चेयर पर बैठी थी। अलेक्जेंडर उन्हें घूर घूर कर देख रहा था। कुछ देर दादी माँ को घूर कर देखने के बाद अलेक्जेंडर ने बड़ी ही एरोगेंटली दादी माँ से कहा, क्या आप रोहित मारवा की माँ हैं? अब यह मत कहना कि यह भी बिल्कुल आप ही की तरह दिखते हैं। इतने बदसूरत पापा मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है, और अगर यह बात सच है कि वह आप जैसे ही दिखते हैं तब तो कोई टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। यह बात पक्की हो जाती है कि रोहित मारवा मेरे पापा नहीं हैं। दादी माँ को समझ नहीं आ रहा था कि इस छोटे से बच्चे की शैतानी हरकत का वह क्या जवाब देती। दादी माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। अलेक्जेंडर की आंखें और उसका चेहरा हूबहू रोहित के बचपन से मिलता था, मगर अलेक्जेंडर की हरकतें ना तो रोहित जैसी थी और ना ही नन्हे से आर्यन जैसी थी। दादी माँ अपनी व्हीलचेयर आगे बढ़ाते हुए अलेक्जेंडर के पास गई, मगर इससे पहले कि वह अलेक्जेंडर के कान पकड़कर उसे सजा दे सके, अलेक्जेंडर अपनी जगह से उछलकर दादी माँ की व्हीलचेयर के पीछे चला गया। वह पास खड़े चीफ सिक्योरिटी गार्ड की ओर देखकर कहने लगा, जरा कोई इस बुढ़ी औरत का इलाज करो। मुझे लगता है इनका दिमाग अब इन्हीं की तरह बुढ़ा हो चुका है। इन्हें कोई हॉस्पिटल ले जाओ, इनका इलाज करवाओ। दादी माँ के साथ आज तक पूरी जिंदगी में कभी किसी ने इस तरह की बातें नहीं कही थी। दादी माँ का स्टेटस न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में बहुत ऊंचा था। हमेशा लोगों ने उन्हें बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ देखा था। आज तक किसी की जरूरत नहीं हुई थी कि कोई भी आकर दादी माँ की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके, मगर इस लड़के ने दादी माँ के पूरे जीवन को एक ही पल में समेटकर उनकी आंखों के सामने रख दिया था। दादी माँ अलेक्जेंडर को फटकारना चाहती थी, मगर उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। दादी माँ ने अपनी व्हीलचेयर अलेक्जेंडर की ओर घुमाकर कहा, तुम। दादी माँ इसी शब्द पर अटक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे किस तरह अलेक्जेंडर को डांट लगाए, मगर दादी माँ की इस सिचुएशन को देखकर अलेक्जेंडर ने फिर अपने आसपास खड़े लोगों से कहा, अच्छा अब समझा इस बूढ़ी दादी माँ की तकलीफ क्या है। यह ठीक से बोल नहीं पाती, इसे हकलाना कहते हैं। मैंने इंटरनेट पर पढ़ा है काफ़ी लोग इस बीमारी का शिकार हैं, मगर मुंह में पेन रखकर अगर बात करने की प्रैक्टिस की जाए तो 10-15 साल में इस बीमारी से बाहर निकला जा सकता है। मगर इनकी उम्र देखकर नहीं लगता कि यह एक्सरसाइज इनके किसी काम की है। यह कहने के बाद अलेक्जेंडर फिर से जोर जोर से अपनी शैतानी हंसी हंसने लगा। दादी माँ फिर से अलेक्जेंडर को जोर से डांट लगाना चाहती थी, मगर फिर से उनकी पीन तुम कहकर अटक गई। दादी माँ को इस तरह बात करते हुए देखकर अलेक्जेंडर की हंसी और ज्यादा बढ़ गई। अलेक्जेंडर ने अपना नाम दादी माँ को बताते हुए कहा, मेरा नाम अलेक्जेंडर है। अगर यह नाम आप बोलने की कोशिश करेंगे तो पता नहीं मेरा पूरा नाम खत्म होते होते कहीं सामने ही ना हो जाए। अलेक्जेंडर की बातें सुनकर पीछे खड़े 1-2 सिक्योरिटी गार्ड को भी हंसी आने लगी थी, मगर किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह दादी माँ के सामने अपनी बतीसी दिखा सके। इस छोटे से बच्चे ने आकर मारवा खानदान की सबसे ताकतवर औरत का सबके सामने मजाक बना दिया था। दादी माँ से अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हो रही थी। धीरे धीरे दादी माँ का गुस्सा बढ़ने लगा। वह अभी चेयर से उठने की कोशिश कर ही रही थी, मगर लीला ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। तभी अचानक दादी माँ की आंखें भारी होने लगी और देखते ही देखते दादी माँ व्हील चेयर पर ही बेहोश हो गई। दादी माँ को बेहोश होता हुआ देखकर सिक्योरिटी गार्ड में
भगदड़ मच गई। किसी ने डॉक्टर को बुलाने की आवाज़ लगाई तो किसी ने एम्बुलेंस को बुलाने की आवाज़ लगाई। चीफ सिक्योरिटी गार्ड अपने कुछ खास लोगों के साथ दादी माँ को उठाकर घर के अंदर ले गया। ठीक उसी वक्त रोहित वहां आ पहुंचा। दादी माँ को इस हालत में देखकर सिक्योरिटी भी गार्ड का पीछा करते हुए रोहित भी सीधे घर के अंदर चला गया। इस सब अफरा तफरी की वजह से रोहित की नज़र अलेक्जेंडर पर नहीं पड़ी थी। कुछ ही देर में फैमिली डॉक्टर घर पर आए। दादी माँ का एक रूटीन चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने दादी माँ को एक इंजेक्शन लगाया और अनिका की दी हुई दिमाग को शांत रखने वाली टेबलेट भी दादी माँ को खिलाई गई। रोहित और बाकी सारे घर के लोग भी दादी माँ के आसपास खड़े उनके होश में आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही दादी माँ ने धीरे से अपनी आंखें खोली, दादी माँ ने देखा कि रोहित ठीक उनके बिस्तर के पास बैठा उनके होश में आने का इंतजार कर रहा था। रोहित को देखते ही दादी माँ ने रोहित से पूछा, इस तरह का शैतान बच्चा तुम्हारा हो ही नहीं सकता। जैसे ही दादी माँ ने यह बात रोहित से कही, दादी माँ ने अपना एक हाथ अपने मुंह पर रख लिया। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वह सचमुच बात करते हुए हकलाने लगी थी। इन सब बातों से बिल्कुल अनजान अनिका के घर पर जब रोहित का आदमी डीएनए सैंपल लेकर पहुंचा तो अनिका तुरंत उस प्लास्टिक बैग को लेकर लाइफ केयर हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गई। अनिका डीएनए सैंपल की टेस्ट हमेशा राजलक्ष्मी के पास करवाती थी और इस वक्त मयूर गुलेरिया की देखरेख अनिका ने पूरी तरह से राजलक्ष्मी पर छोड़ रखी थी। अनिका तेजी से लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंची। अलेक्जेंडर का डीएनए सैंपल अपने हाथ में लेकर अनिका जैसे ही मयूर के कमरे के पास पहुंची, अनिका ने अंदर से राजलक्ष्मी और मयूर की आ रही आवाज़ सुनी। मयूर राजलक्ष्मी से पूछ रहा था, आजकल तुम बड़ी फ्री रहती हो, सिर्फ यहीं रहती हो, पहले तो काफ़ी बिजी हुआ करती थी, क्या हुआ, कहीं मेरी बहन ने तुम्हें नौकरी से निकाल तो नहीं दिया? राजलक्ष्मी ने मयूर की ड्रेसिंग बदलते हुए कहा, ऐसा नहीं है, मैडम ने मुझे सबसे इम्पोर्टेंट काम पर रखा है। मैडम तुम्हें बहुत प्यार करती हैं, इसलिए अपनी सबसे खास और सबसे भरोसेमंद जूनियर डॉक्टर को मैडम ने तुम्हारे लिए यहाँ भेजा है। तुम क्या समझते हो मैं कोई आम नर्स हूँ जो सिर्फ पट्टी बदलने का काम करती हूँ? तुम जानते नहीं मुझे, मैं खुद भी एक एक्सपर्ट डॉक्टर हूँ, सिर्फ मैडम के कहने पर तुम्हारी नर्सिंग करती हूँ। मयूर ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, ओहो, तो अब तुम मुझ पर एहसान जताने की कोशिश कर रही हो? देखो, मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम मेरी बहन के पास नौकरी करती हो तो उस लिहाज से तुम मुझसे थोड़ा तमीज से पेश आओ। मैं तुम्हारी मैडम का भाई हूँ, यह भूलना मत। अगर तुम्हारी एक शिकायत करूँगा तो हो सकता है तुम्हारी नौकरी चली जाए। मयूर की यह बात सुनते ही राजलक्ष्मी ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बहन अगर मुझे नौकरी से निकाल देगी तो मुझे और कहीं नौकरी नहीं मिलेगी? मुझे नौकरी देने वाले हजारों लोग हैं और वैसे भी बार बार डीएनए टेस्ट कर करके मैं एक डॉक्टर कम और पैथोलॉजिस्ट ज़्यादा हो गई हूँ। अब तो मुझे लगता है कि कोई पैथोलॉजी वाले भी मुझे अच्छी तनख्वाह देकर नौकरी पर रख लेंगे। सब तुम्हारी बहन की मेहरबानी है। जैसे ही राजलक्ष्मी के मुंह से यह बात निकली, अनिका जोर से दरवाजा खोलकर अंदर की ओर आई। अनिका को कमरे में देखकर राजलक्ष्मी हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठ गई और अनिका से पूछने लगी, मैडम, आपने कहीं हम लोगों के बीच चल रही बातें सुनी तो नहीं? अनिका ने राजलक्ष्मी को आंखें दिखाते हुए कहा, मैंने सब कुछ सुन लिया है और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी लेकर आई हूँ। यह कहते हुए अनिका ने अपनी हाथ में पकड़ी हुई प्लास्टिक बैग राजलक्ष्मी को दिखाई। उस प्लास्टिक बैग को देखते ही राजलक्ष्मी ने अपना सर पर अपना हाथ मार दिया और अनिका से कहा, फिर से डीएनए टेस्ट? मैडम, आखिर आपकी जिंदगी में चल क्या रहा है? राजलक्ष्मी इस बात का जवाब देते हुए अनिका से कहा, उम्मीद करती हूँ यह आखिरी बार होगा, मगर जल्द से जल्द इस डीएनए टेस्ट के रिजल्ट जानने बहुत ज़रूरी हैं और यह काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। यह बात तो तुम अच्छी तरह जानती हो। वह प्लास्टिक बैग अपने हाथ से लेकर राजलक्ष्मी ने अनिका की ओर देखकर पूछा, मगर इस सैंपल का मैच किसके सैंपल के साथ करना है, मुझे यह तो बताइए। अनिका ने अपने दोनों हाथ फोल्ड किए और राजलक्ष्मी की ओर देखकर कहा, मेरे डीएनए सैंपल के साथ। अनिका के मुंह से यह बात सुनते ही राजलक्ष्मी की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजलक्ष्मी मन ही मन सोचने लगी कि अब तो यह भी पता चल चुका है कि अनिका के पापा कौन थे, अनिका की माँ कौन थी, फिर अब किसके साथ अनिका अपना डीएनए सैंपल मैच करवाना चाहती थी।
मगर राजलक्ष्मी ने इन सारे सवालों को अपने दिल में ही दबा लिया और अनिका से कहा, अच्छा इतना तो बता दीजिए कि आपके कौन से डीएनए सैंपल के साथ इसे मैच करना है। मेरा मतलब है अभी वाले डीएनए सैंपल या फिर आपकी अम्बिलिकल कार्ड से लिए गए डीएनए सैंपल के साथ। अनिका के डीएनए स्ट्रक्चर में डिलीवरी से लेकर आज तक काफ़ी बदलाव हो चुके थे। अनिका किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अनिका ने जवाब देते हुए कहा, दोनों के साथ मैच करके देखो। यह बात सुनते ही राजलक्ष्मी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह समझ चुकी थी कि अनिका प्लास्टिक बैग में जो डीएनए सैंपल लेकर आई थी वह हो सकता था वह अनिका के तीसरे बच्चे का डीएनए सैंपल था। राजलक्ष्मी फटी हुई आंखों से अनिका को देखती रही। कभी अनिका को देखती तो कभी अपने हाथ में पकड़ी हुई प्लास्टिक बैग की ओर देखती। राजलक्ष्मी कुछ ज्यादा सोचना या समझना नहीं चाहती थी। वह जल्द से जल्द सौंपा गया काम पूरा करके अनिका को रिपोर्ट थमा देना चाहती थी। राजलक्ष्मी अलेक्जेंडर का डीएनए सैंपल अपने साथ लेकर लेबोरेटरी चली गई। मारवा हाउस में जब डॉक्टर ने दादी माँ का चेकअप करने के बाद यह कहा कि उन्हें कुछ दिन आराम करने की जरूरत है, तो घर के सभी लोगों ने चैन की सांस ली। रोहित ने दादी माँ को नींद की गोली देकर अपने कमरे में सुला दिया। जब रोहित को इस बात का एहसास हो गया कि दादी माँ की हालत अब काफ़ी बेहतर थी, तो वह फिर से अलेक्जेंडर को मिलने नीचे चला गया। रोहित ने अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि अलेक्जेंडर को एक अलग कमरे में बिठाया जाए, जहां फैमिली के लोगों की उस पर नज़र न पड़े। जब रोहित उस कमरे के पास पहुंचा तो कमरे के अंदर से अलेक्जेंडर के रोने की आवाज़ रोहित के कानों पर पड़ी। रोहित ने जब अलेक्जेंडर को देखा तो वह कुछ देर तक देखता ही रह गया। रोहित के बचपन की तस्वीर हूबहू अलेक्जेंडर से मिलती थी। अलेक्जेंडर के बाल जरूर घुंघराले थे, मगर उसकी आंखें, उसके होंठ और उसका नाक नक्शा बिल्कुल रोहित के बचपन से मिलता था। मगर रोहित इस वक्त यह देखकर हैरान था कि अलेक्जेंडर जोर जोर से आंसू बहा रहा था। वह अपने पांव पटक कर अपने सामने खड़े नौकर से कह रहा था, प्लीज इसे ले जाओ मेरे सामने से। रोहित ने देखा कि नौकर ने अलेक्जेंडर के सामने फ्राइड चिकन रखा हुआ था, जिसे देखकर अलेक्जेंडर जोर जोर से रो रहा था। अलेक्जेंडर ने नौकर से कहा, तुम लोगों को शर्म नहीं आती एक छोटी सी जान को इस तरह मारकर खाते हुए। अलेक्जेंडर की चीख सुनकर वह नौकर वहीं खड़ा खड़ा कांपने लगा। अलेक्जेंडर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड के साथ क्या हुआ था, यह खबर घर के अंदर नौकरों तक पहुंच चुकी थी। अलेक्जेंडर के सामने खड़ा नौकर समझ नहीं पा रहा था कि वह अलेक्जेंडर को कैसे शांत करे। उसने उसे समझाते हुए कहा, बाबा आप रोइए मत, आपको जो चाहिए वह मैं ला कर दे दूंगा। अगर आपको चिकन पसंद नहीं है तो आप जो कहेंगे वह बनवाकर आपके लिए अभी ले आऊंगा। क्या आपको फीस पसंद है? नौकर के मुंह से यह सुनकर अलेक्जेंडर ने अपने रोने की आवाज़ और ज़्यादा तेज कर दी। नौकर ने तुरंत अपनी बात बदलते हुए अलेक्जेंडर से कहा, ठीक है, अगर आपको फीस पसंद नहीं है तो मैं आपके लिए मटन बनवा देता हूँ। यह सुनकर अलेक्जेंडर ने अपनी रोने की आवाज़ और ज़्यादा तेज कर दी। नौकर को समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर करे तो क्या करे। नौकर को लग रहा था कि अलेक्जेंडर शायद उन बच्चों में से है जिसकी खाने पीने की ख्वाहिश पूरी करना किसी के बस में नहीं था। नौकर बस एक बार जानना चाहता था कि अलेक्जेंडर को क्या पसंद था। कुछ देर बाद अपनी रोने की आवाज़ धीमी करते हुए अलेक्जेंडर ने सामने खड़े नौकर से कहा, क्या आप लोग बर्ड्स और एनिमल के अलावा और कुछ खाते ही नहीं हो क्या? कितने प्यारे जानवर होते हैं, इन लोगों को मारकर खाने से आपको क्या मिलता है? अलेक्जेंडर गहरी से सिकिया लेते हुए नौकर से यह बात कर रहा था। तब जाकर नौकर ने अपने माथे पर हाथ रखकर अलेक्जेंडर से कहा, मुझे माफ़ कर देना, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप वेजिटेरियन हो। नौकर ने ये सोचा था कि अलेक्जेंडर विदेश से आया है तो शायद नॉनवेज खाता ही होगा। उसने कभी सोचा नहीं था कि एक गोरी फिरंगी जैसा लगने वाला यह बच्चा शाकाहारी हो सकता था। नौकर ने तुरंत फ्राइड चिकन की प्लेट अलेक्जेंडर के सामने से हटाते हुए अलेक्जेंडर से पूछा, बस इतनी सी बात है? मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं था कि आप नॉन वेजिटेरियन हो। कोई बात नहीं, आपके लिए चीज़ पास्ता बनवा कर लाता हूँ। इस बात पर अलेक्जेंडर ने अपना पाँव जोर से जमीन पर पटकते हुए कहा, किसने कहा कि मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं खाता?
और यह पिज्ज़ा पास्ता कोई खाने पीने की चीज़ होती है, इसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? अलेक्जेंडर की बात सुनकर अब नौकर को धीरे धीरे चक्कर आने लगे थे। सामने रखी नॉन वेजिटेरियन चीज़ें अलेक्जेंडर उठा नहीं रहा था, मगर यह भी कह रहा था कि वह नॉन वेजिटेरियन खाना खाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बच्चे के साथ किस तरह डील किया जाए। नौकर ने अटकती हुई आवाज में अलेक्जेंडर से पूछा, बाबा आप ही बताइए, आप क्या खाना चाहते हैं? आप फिक्र मत कीजिए, आप जो भी कहेंगे वह जल्द से जल्द आपके सामने परोस दिया जाएगा। आप जानते नहीं आप इस वक्त कहाँ बैठे हैं। आप जो चीज़ भी ऑर्डर करेंगे वह दुनिया के किसी कोने से हेलीकॉप्टर के जरिए कुछ ही घंटों में आपके सामने पेश कर दी जाएगी। बस आपको हुक्म करना है। नौकर की यह बात सुनकर अलेक्जेंडर ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे और अपनी छोटी आंखें करके नौकर को देखने लगा। कुछ देर अपने मन में कुछ सोचने के बाद अलेक्जेंडर ने नौकर से कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे नॉनवेज खाना ही खिलाना चाहते हो तो एक काम करो, जंगल से जाकर शेर को पकड़कर ले आओ, या फिर एक काम करो, किसी नदी में जाकर किसी मगरमच्छ को पकड़कर ले आओ। अलेक्जेंडर की डिमांड सुनकर नौकर के हाथ बहुत ढीले पड़ गए थे। जब अलेक्जेंडर ने नौकर को कांपते हुए देखा तब नौकर को डांट लगाते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, अगर लड़ना ही चाहते हो तो ताकतवर के साथ लड़ना सीखो। कमजोर पशु पक्षियों को मारकर अपने आप को ताकतवर मत समझो। नौकर को समझ नहीं आ रहा था कि वो अलेक्जेंडर की जीत की आगे और कितनी देर टिक सकता था। जब रोहित को इस बात का एहसास हो गया कि अब अलेक्जेंडर के साथ डील करना नौकर के बस में नहीं था, तो वह धीरे से कमरे के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही नौकर ने रोहित को आते हुए देखा, नौकर सर झुकाकर कमरे से बाहर निकल गया। धीरे से रोहित चलकर अलेक्जेंडर के पास आकर खड़ा हो गया। अलेक्जेंडर अपने चेयर पर बैठा रोहित को बड़े ही ध्यान से देखने लगा था। रोहित धीरे से अलेक्जेंडर के सामने पड़ी चेयर पर आकर बैठ गया। कुछ देर तक अलेक्जेंडर और रोहित एक दूसरे को बड़े ही ध्यान से देखते रहे। रोहित को अलेक्जेंडर में अपना बचपन नजर आ रहा था, जबकि अलेक्जेंडर जिसने रोहित की तस्वीर पहले देख रखी थी, वह यह कंफर्म करना चाहता था कि उसके सामने जो आदमी बैठा था उसकी शक्ल उस तस्वीर से मैच हो रही थी या नहीं। अलेक्जेंडर जब दिल्ली आने के लिए निकला था तब उसे रोहित की तस्वीर दिखाई गई थी, मगर कहीं न कहीं रोहित की ओर देखकर अलेक्जेंडर को यह महसूस हो रहा था कि रोहित की पर्सनालिटी तस्वीर से कई ज़्यादा रियल लाइफ में अच्छी थी। रोहित को देखते हुए अलेक्जेंडर कंटिन्यूसली अपना एक पांव जमीन पर पटक रहा था। अलेक्जेंडर उन बच्चों में से था जो कभी भी एक जगह पर शांत नहीं बैठ सकते थे, मगर एक जगह उसके लिए काफ़ी अजनबी थी और उसे ज़बरदस्ती उस जगह पर बिठाया गया था। मगर अलेक्जेंडर के मन में बहुत सी बातें एक साथ चल रही थी, जिसकी वजह से वह अपने बॉडी मूवमेंट पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। रोहित को कुछ देर अच्छी तरह से देखने के बाद अलेक्जेंडर ने रोहित से पूछा, तुम ही मेरे पापा हो? रोहित ने अपनी दोनों आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए अलेक्जेंडर को बड़ी धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहा, लगता तो ऐसा ही है। रोहित को के कहने का मतलब यह था कि अलेक्जेंडर की शक्ल हूबहू रोहित के बचपन के चेहरे से मिलती थी, इसलिए इस बात पर ज़्यादा शक नहीं किया जा सकता था कि अलेक्जेंडर रोहित का ही बेटा था। कुछ देर बाद अलेक्जेंडर ने अपने होंठ चबाते हुए रोहित से कहा, अगर तुम मेरे पापा हो तो अभी इसी वक्त 100 बार मुझे पापा कहकर बुलाओ। अलेक्जेंडर की ऐसी बेतुकी बात सुनकर रोहित चौंक गया। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि यह किस तरह की डिमांड थी। ऐसी जिद कभी किसी बच्चे ने नहीं की होगी। रोहित ने अलेक्जेंडर से पूछा, और मैं तुम्हें पापा क्यों बुलाऊं? अलेक्जेंडर रोहित की बात सुनते ही अपनी जगह से खड़ा हो गया और रोहित के पास जाकर अपने हाथ हिला हिलाकर रोहित को कहने लगा, जब बच्चे छोटे होते हैं तब उन्हें बोलना नहीं आता, तब उनके मम्मी पापा बार बार उन्हें बोलकर समझाते हैं कि किसे मम्मी कहना है, किसे पापा कहना है। जब छोटे बच्चे को गोद में लेकर उसे पापा शब्द बोलना सिखाया जाता है तो पापा को उस बच्चे की ओर देखकर कई बार पापा पापा बोलना पड़ता है। अब मेरे बचपन में तो आप मेरे साथ नहीं थे, तो मैंने यह चांस मिस कर दिया, मगर आज अगर आप मेरे सामने हो तो आप मुझे पापा बुलाकर मेरे बचपन की अधूरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो।
अलेक्जेंडर की बातचीत जितनी बेतुकी थी उतना ही लॉजिकल था बातों में। रोहित ने कभी इस तरह का बच्चा कभी देखा नहीं था। अलेक्जेंडर की आंखों में शरारत थी, मगर होठों पर कहीं न कहीं सच्चाई थी। हालांकि रोहित उसे इस तरह से नहीं बुलाने वाला था। रोहित के पास अलेक्जेंडर की इस फरमाइश को ठुकराने के लिए कोई कारण नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद रोहित ने अलेक्जेंडर को जवाब देते हुए कहा, मैं मानता हूँ कि ज़्यादातर बच्चों को इसी तरह बोलना सिखाया जाता है, मगर तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि तुम्हारा भाई आर्यन बहुत जल्दी सब कुछ सीख गया था। उसे इस तरह से बोलना सिखाना नहीं पड़ा था, और मुझे उम्मीद है कि तुम भी तुम्हारे भाई आर्यन की तरह होशियार और इंटेलिजेंट हो। रोहित की बात सुनकर अचानक ही अलेक्जेंडर के चेहरे के हाव भाव बदल गए। अलेक्जेंडर को अचानक ही किसी और बच्चे के साथ कंपेयर किया जा रहा था। अलेक्जेंडर को हमेशा ही जीतने की आदत थी। वह किसी के सामने कम दिखना नहीं चाहता था, इसलिए बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर अलेक्जेंडर ने रोहित से कहा, मेरा कोई भाई नहीं है, और वह जो कोई भी बच्चा है मैं उससे कहीं ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट हूँ। अलेक्जेंडर की बातें सुनकर रोहित के दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। रोहित बार बार मन ही मन यह सोचने लगा था कि अगर डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में यह पता चलता है कि अलेक्जेंडर अनिका का बेटा नहीं है, तो आने वाली जिंदगी में उसके लिए मुसीबतें कितनी बड़ी थी। ऐसा नहीं लगता था कि रिया और आर्यन के साथ अलेक्जेंडर की बनेगी। हो सकता है अलेक्जेंडर के ऐसे स्वभाव को देखकर अनिका भी उससे नफरत करने लगे। ऐसे सिचुएशन में रोहित का क्या होगा, यह सोच सोच कर रोहित को पसीने छूटने लगे थे। तभी एक नौकर ने एक प्लेट में एक बड़ी सी केक सजाकर अलेक्जेंडर के ठीक सामने टेबल पर रखी। नौकर के जाने के बाद रोहित ने अलेक्जेंडर को इशारा करते हुए कहा, लो, यह केक खा लो। तब तक तुम्हारे लिए वेजिटेरियन खाना बनवाया जा रहा है। अपने सामने पड़ी केक को देखते ही अलेक्जेंडर के चेहरे से एरोगेंस गायब हो गई। अलेक्जेंडर की आंखें अचानक ही अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह चमकने लगी। वह केक की ओर जाकर चम्मच से फटाफट केक खाने लगा। इस बार अलेक्जेंडर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच एक छोटा ही बच्चा था। केक उसके सारे मुंह पर धीरे धीरे फैलने लगी थी। कुछ ही देर पहले जो बच्चा इतने रोब से बात कर रहा था, वही बच्चा केक देखते ही बिल्कुल बच्चों की तरह केक पर टूट पड़ा था। रोहित को अलेक्जेंडर को इस तरह खाते हुए देखकर कहीं न कहीं अलेक्जेंडर के साथ एक इमोशनल कनेक्ट होने लगा था। रोहित इस वक्त अपने ही सिचुएशन समझ नहीं पा रहा था। एक तरफ अलेक्जेंडर को देखते ही रोहित को उसके लगाव होने लगा था, और दूसरी तरफ अलेक्जेंडर का स्वभाव और बर्ताव देखकर रोहित यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि अलेक्जेंडर रिया और आर्यन का भाई हो सकता था। रोहित को अब बस बेसब्री से अनिका के डीएनए टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार था। कुछ देर बाद जब अलेक्जेंडर ने पूरी केक खत्म कर ली, तो रोहित ने टिश्यू पेपर से अलेक्जेंडर का मुंह पोंछने की कोशिश की, मगर अलेक्जेंडर ने रोहित का हाथ बीच में ही रोक लिया और टिश्यू पेपर अपने हाथ में लेकर अपना मुंह पोंछने लगा। मुंह पोंछते हुए अलेक्जेंडर बड़ी बड़ी आंखों से रोहित को घूर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मन ही मन अलेक्जेंडर रोहित को बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा था। तभी अचानक रोहित का फोन बजने लगा। रोहित ने देखा कि अनिका उसे कॉल कर रही थी। रोहित ने तुरंत कॉल कनेक्ट करते ही अनिका से पूछा, क्या हुआ, डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ गई क्या? अनिका ने जवाब देते हुए कहा, हाँ। रोहित ने गहरी सांस लेते हुए अनिका से पूछा, क्या उसकी डीएनए रिपोर्ट मैच हो रही है? कुछ देर फोन पर खामोश रहने के बाद अनिका ने कहा, मैं उस बच्चे से मिलना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। मैं अलेक्जेंडर से मिलने आ रही हूँ। यह कहकर अनिका ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, मगर अनिका ने रोहित को फोन पर यह नहीं बताया कि आखिर डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मैच हो रहे थे या नहीं। रोहित के दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। वह जल्द से जल्द जानना चाहता था कि आखिर अलेक्जेंडर को जन्म देने वाली माँ अनिका थी या रश्मि, मगर अनिका ने इस बात का खुलासा करने से पहले ही फोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। रोहित से अब यह सस्पेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी अचानक रोहित की नज़र टेबल पर बैठे अलेक्जेंडर पर पड़ी। अलेक्जेंडर जो अब तक पूरी केक खत्म कर चुका था, उसने हाथ में पकड़ी हुई चम्मच जोर से टेबल पर फेंकी। अलेक्जेंडर के तेवर देखकर रोहित का सर चकराने लगा था।
रोहित नहीं चाहता था कि अलेक्जेंडर अनिका के सामने भी इतना रूड बिहेव करे, क्योंकि अगर अलेक्जेंडर और अनिका के बीच में कोई भी कड़वाहट आई तो यह उसके लिए फ्यूचर में मुसीबत बन सकती थी, खासकर तब अगर अलेक्जेंडर रश्मि का बेटा होता। मगर रोहित जानता था कि अलेक्जेंडर इतनी आसानी से मान जाने वाले बच्चों में से नहीं था। रोहित अलेक्जेंडर के पास बैठकर धीमी आवाज में अलेक्जेंडर से कहने लगा, देखो, अभी एक आंटी आएंगी यहाँ तुमसे मिलने। वह बहुत अच्छी हैं, काफी पढ़ी लिखी हैं। उनके साथ तुम जरा अच्छी तरह से पेश आना। रोहित की यह बात सुनकर अलेक्जेंडर अपनी आंखें छोटी करके रोहित को देखने लगा। अलेक्जेंडर के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि अलेक्जेंडर को रोहित में कोई दिमागी खराबी नजर आ रही थी। अलेक्जेंडर ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालकर अपने आप को देखते हुए कहा, मुझे देखकर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं लोगों के साथ अच्छी तरह पेश नहीं आता? रोहित के पास अलेक्जेंडर के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। रोहित ने टॉपिक बदलते हुए अलेक्जेंडर से कहा, ठीक है, मगर तुम जरा सॉफ्टली बात करना, जैसे तुम्हारी उम्र के बच्चे करते हैं। अलेक्जेंडर ने पलटकर जवाब देते हुए कहा, आप चाहते हैं कि मैं बेवकूफ़ की तरह बात करूं? क्योंकि मेरी उम्र के बच्चे तो ज़्यादातर बेवकूफ़ी वाली बातें करते हैं, मगर माफ़ कीजिएगा, मैं इस तरह का बात नहीं कर सकता। कभी कभी अलेक्जेंडर की ओर देखकर रोहित को मन होता था कि वह अलेक्जेंडर को उसी तरह डांट फटकार लगाए जिस तरह बचपन में शरारत करने पर वह आर्यन को फटकार लगाया करता था। मगर वह जानता था कि आर्यन और अलेक्जेंडर में काफ़ी फर्क था। आर्यन को डांट पड़ते ही वह अपनी गलती मानकर अपने आप सही रास्ते पर लौट आता था। नन्ही सी रिया भी काफ़ी शरारती थी, मगर कभी कभी उसने शरारत करने में दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं की थी। मगर सामने बैठे अलेक्जेंडर की ओर देखकर रोहित को वह भरोसा नहीं था जो आर्यन और रिया को देखकर होता था। मगर अब रोहित यह बात भी अच्छी तरह समझ चुका था कि अलेक्जेंडर को ज्यादा समझाने का फायदा नहीं था। अगर उसका मूड और खराब हुआ तो हो सकता है वह रोहित का गुस्सा अनिका पर उतारे, जो रोहित कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रोहित ने टेबल पर पड़ी चम्मच की ओर देखकर नौकर को बुलाकर टेबल साफ करने को कहा। जब नौकर एक साफ कपड़े से टेबल पोंछने लगा तो अलेक्जेंडर ने अपने पांव पटकते हुए नौकर से कहा, अगर मेरा दोस्त टॉमी यहाँ होता तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं होती। वह अपनी जबान से ही सब कुछ साफ कर लेता है। अलेक्जेंडर की बात सुनकर नौकर चौंक कर अलेक्जेंडर की ओर देखने लगा। वह सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा कौन सा दोस्त था जो जमीन पर गिरी केक चाट कर जमीन साफ कर देता था। भले ही रोहित ठीक अलेक्जेंडर के सामने खड़ा था, मगर हैरान नौकर ने अलेक्जेंडर से पूछा, ऐसा कौन सा दोस्त है तुम्हारा जो जवान से जमीन साफ करता है? अलेक्जेंडर यह सवाल सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। कुछ देर बाद अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए नौकर की ओर देखकर अलेक्जेंडर ने कहा, टॉमी मेरा दोस्त है, मेरा कुत्ता है, अभी 3 साल का है। यह कहने के बाद अलेक्जेंडर फिर से जोर जोर से हंसने लगा। जैसे ही नौकर खाली प्लेट और चम्मच उठाकर कमरे से बाहर चला गया, अलेक्जेंडर के फोन पर रश्मि का फोन फ्लैश होने लगा। अलेक्जेंडर ने फोन उठाते ही कहा, कहो, क्या काम है? रश्मि ने कांपती हुई आवाज में अलेक्जेंडर से पूछा, तुम अब तक निकले नहीं? तुमने कहा था तुम जल्दी आ जाओगे। क्या तुम्हें अब तक उन लोगों ने प्लेन में नहीं बिठाया? रश्मि तेज सांसें ले रही थी। रश्मि की आवाज़ सुनकर अलेक्जेंडर ने अपने एक कान में उंगली डाल दी। रश्मि की हालत काफ़ी खराब थी। वह जल्द से जल्द अलेक्जेंडर को दिल्ली में देखना चाहती थी ताकि चिराग और उसके आदमी रश्मि को खाना दे। इसी वजह से रश्मि की आवाज़ फ़ोन पर काफ़ी तेज हो चुकी थी। अलेक्जेंडर ने रश्मि की पूरी बात सुनने के बाद कहा, अरे मैं तो यहाँ पहुँच गया हूँ। अलेक्जेंडर की बात सुनते ही रश्मि ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, अगर पहुँच गए हो तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने तुमसे कहा था ना कि जैसे ही तुम दिल्ली पहुंचो मुझे इन्फॉर्म कर देना। अलेक्जेंडर ने इस बात का बड़ी एरोगेंटली जवाब देते हुए कहा, हाँ तो अब कर देता हूँ इन्फॉर्म, मैं आ गया हूँ, बस हो गई तसल्ली। रश्मि भी अच्छी तरह जानती थी कि अलेक्जेंडर के साथ आर्गुमेंट करने का कोई फायदा नहीं था। रश्मि ने अलेक्जेंडर से कहा, प्लीज़ तुम मेरे लिए खाना भिजवाओ, मैं 5 दिनों से भूखी हूँ। रश्मि की आवाज़ फ़ोन पर काफ़ी तेज हो गई थी। आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि वह अब और ज़्यादा भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अलेक्जेंडर ने अपने कान से फ़ोन को थोड़ा दूर करते हुए रश्मि से कहा, ठीक है लेकर आता हूँ,
तुम तो टॉमी से भी ज्यादा तेज आवाज निकाल सकती हो। अलेक्जेंडर को रश्मि के साथ बात करते हुए सुनकर रोहित की घबराहट और ज्यादा बढ़ने लगी थी। जिस तरह से अलेक्जेंडर ने रश्मि से बात की थी, उससे एक बात साफ थी कि अलेक्जेंडर सभी के साथ इसी तरह बात करता था, और हो सकता है अलेक्जेंडर अनिका के साथ भी इसी तरह का बर्ताव करे। फोन डिस्कनेक्ट होने के बाद अलेक्जेंडर ने फोन को वहीं टेबल पर रखा और रोहित की ओर देखकर कहा। रोहित की आंखों में आंखें डालकर अलेक्जेंडर कुछ सोचने लगा। अलेक्जेंडर को देखकर रोहित को ऐसा लगा कि अभी अलेक्जेंडर शायद रोहित से पूछेगा कि रश्मि कहाँ थी और वह उससे मिलना चाहता था। मगर तभी अलेक्जेंडर के मुंह से एक बात सुनकर रोहित खुद भी हैरान हो गया। अलेक्जेंडर ने रोहित से कहा, अच्छा मुझे यह बताओ कि मैं कहाँ रहूँगा, मेरा कमरा कौन सा होगा, और सबसे जरूरी बात, मेरे कमरे में क्या क्या होगा। शायद जिंदगी में पहली बार रोहित के साथ किसी ने इस तरह की बात की थी। अलेक्जेंडर और रोहित की बात अगर कोई सुन ले तो शायद उसे ऐसा लगे कि अलेक्जेंडर किसी होटल के स्टाफ के साथ बात कर रहा था और होटल के मैनेजर को एक अच्छा सा कमरा दिखाने का हुक्म दे रहा था। रोहित जानता था कि अब घर आए इस मेहमान की असलियत पता चलने से पहले रोहित को उसका हर हुक्म मानना होगा। इससे पहले कि रोहित नौकरों को बुलाकर अलेक्जेंडर को अपना कमरा दिखाता, मारवा हाउस के पार्किंग लॉट में अनिका की कार एंटर हुई। अनिका ने कार को तेजी से ब्रेक मारी और गाड़ी को बिना लॉक किए ही कार से उतरकर अंदर की ओर जाने लगी। पार्किंग लॉट में खड़े गार्ड ने जैसे ही देखा कि अनिका तेजी से मारवा हाउस के अंदर जा रही थी, तो वह लोग दौड़कर अनिका की कार के पास पहुंचे और कार का दरवाजा बंद कर दिया। अब तक मारवा हाउस के सारे सिक्योरिटी गार्ड यह समझ चुके थे कि अनिका के आते ही सारे गेट खुल जाने चाहिए और अनिका को बिना किसी रोक टोक मारवा हाउस के अंदर जाने दिया जाए। अंदर कमरे में बैठा रोहित को जब पता चला कि अनिका मारवा हाउस में दाखिल हो चुकी है, तो उसके चेहरे की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ गई थी। रोहित के मन में घबराहट की दो वजह थी। एक कि रोहित यह जानना चाहता था कि आखिर अलेक्जेंडर को जन्म देने वाली माँ कौन थी, रश्मि या अनिका, और दूसरी घबराहट अलेक्जेंडर का बर्ताव था। अलेक्जेंडर जिस तरह से बाकी बड़ों से बात करता था, अगर उसी तरह से अलेक्जेंडर ने अनिका के साथ बात की तो हो सकता था कि अनिका अलेक्जेंडर के साथ साथ अपना गुस्सा रोहित पर भी उतारे। वैसे अनिका बाकी लड़कियों की तरह नहीं थी जो छोटी छोटी बातों पर अपने बॉयफ्रेंड से नाराज हो जाए और उस पर चीखने चिल्लाने लगे। अनिका का गुस्सा करने का स्टाइल कुछ और ही था। अगर अनिका को रोहित की कोई बात पसंद नहीं आती थी तो वह कई कई घंटों तक, कई कई दिनों तक रोहित के साथ कम्युनिकेशन बंद कर देती थी, और अनिका की यही चुप्पी रोहित के मन में ज्यादा घबराहट पैदा करती थी। जब अनिका का नाम सुनकर रोहित अपनी जगह से उठकर तेजी से बाहर चलने लगा तो अचानक रोहित के कानों पर एक सिट्टी की आवाज सुनाई दी। रोहित ने जब हैरान होकर मुड़कर पीछे देखा तो अलेक्जेंडर अपनी जगह पर बैठा हुआ रोहित को देखकर सिट्टी बजा रहा था। रोहित ने हैरान होकर अलेक्जेंडर से पूछा, यह क्या कर रहे हो तुम? तभी रोहित की ओर देखकर एक आंख मारते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? क्या आपके घर में कोई टाइगर घुस आया है? यह कहने के बाद अलेक्जेंडर फिर से जोर जोर से हंसने लगा। इससे पहले कि रोहित अलेक्जेंडर को कुछ कहता, कुछ समझाने की कोशिश करता, रोहित ने देखा कि सीधा अनिका अलेक्जेंडर के कमरे के अंदर आ गई थी। पहले रोहित ने यह सोचा कि वह अलेक्जेंडर को लेकर बाहर लिविंग रूम में अनिका से मिलवाएगा, मगर शायद अनिका ने पहले ही नौकरों से पूछकर यह जान लिया था कि रोहित और अलेक्जेंडर कहाँ बैठे थे। अनिका को रोकना घर के किसी नौकर की बस में नहीं था। जैसे ही अनिका कमरे में आई, अनिका कुछ देर तक अलेक्जेंडर को देखती रही। अलेक्जेंडर अपनी ही धुन में यहाँ वहाँ देखता रहा। अलेक्जेंडर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह जानबूझकर अनिका से आंखें नहीं मिला पा रहा था। रोहित के दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। आखिर वह घड़ी आ गई थी जब अलेक्जेंडर और अनिका का आमना सामना होने वाला था। रोहित ने अलेक्जेंडर को इशारे से अपने पास बुलाया। पहले तो अलेक्जेंडर ने यहाँ वहाँ देखा और फिर आपने आपकी ओर इशारा करते हुए रोहित से पूछा, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? रोहित ने अलेक्जेंडर को आंखें दिखाकर अपने पास आने का इशारा किया। अलेक्जेंडर अपने दोनों हाथ हवा में उछालकर पांव पटकते हुए रोहित के पास आया। रोहित ने अलेक्जेंडर को कंधे से पकड़कर अनिका की ओर घुमाया और कहा, क्या तुम इन्हें हाय नहीं कहोगे? रोहित की आवाज सुनते ही अलेक्जेंडर मुड़कर रोहित की ऊपर की ओर देखने लगा और फिर अचानक ही अलेक्जेंडर ने रोहित से पूछा,
क्या यही वो टाइगर आंटी हैं? अलेक्जेंडर की यह बात सुनकर कमरे में मौजूद सारे लोग बिल्कुल शॉक हो गए। रोहित के साथ साथ आसपास खड़े एक दो नौकर भी अलेक्जेंडर की इस बात को सुनकर फटी हुई आंखों से एक दूसरे को देखने लगे। अनिका ने हैरानी से रोहित की ओर देखकर पूछा, टाइगर, यह मुझे इस तरह क्यों बुला रहा है? क्या तुमने इसे मेरा इंट्रोडक्शन दिया है? इससे पहले कि रोहित इस बात का कोई जवाब दे पाता, अलेक्जेंडर ने अनिका की ओर देखकर कहा, हाँ, अभी अभी इन्होंने मुझसे कहा कि एक अंदर आंटी आएंगे। बिल्कुल टाइगर की तरह गुस्सा सवार रहता है उनके सर पर। अलेक्जेंडर की इस हरकत को देखकर रोहित के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह बच्चा क्या चीज है। अनिका की आंखों में रोहित के लिए हैरानी और गुस्सा दोनों एक साथ नजर आने लगे थे। रोहित इस वक्त कुछ भी एक्सप्लेन करने की पोजीशन में नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ही अलेक्जेंडर ने ऐसा बम क्यों छोड़ दिया था जिससे लगी आग को बुझाना रोहित के लिए बेहद मुश्किल था। मगर अलेक्जेंडर की बात सुनकर अनिका के मन में कहीं न कहीं यह बात भी चलने लगी थी कि अनिका ने यह आवाज पहले भी कहीं सुनी थी। अलेक्जेंडर के बोलने का तरीका अनिका को कुछ जाना पहचाना लग रहा था। इससे पहले कि अनिका अलेक्जेंडर के साथ बात करना शुरू करती, अनिका का फोन रिंग होने लगा। अनिका ने देखा कि राजलक्ष्मी उसे कॉल कर रही थी। कुछ देर तक फोन की ओर देखने के बाद अनिका ने रोहित की ओर देखा। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका आंखों के इशारे से उसे क्या कहना चाहती थी। राजलक्ष्मी का फोन उठाने के बाद अनिका बड़े ही ध्यान से राजलक्ष्मी की बातें सुन रही थी। वो अनिका को जो कुछ भी कह रही थी वह बातें रोहित के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। रोहित बड़े ही ध्यान से अनिका का हर एक्सप्रेशन नोट कर रहा था, मगर हमेशा की तरह अनिका के चेहरे पर किसी भी तरह का एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहा था। वह बस बड़े ही ध्यान से राजलक्ष्मी की बातें सुनकर कभी हाँ या ना में उसकी बातों का जवाब दे रही थी। कुछ देर बाद अनिका ने उसका फोन डिस्कनेक्ट किया और पास खड़े नौकरों से कहा, बच्चे को उसके कमरे में ले जाओ। अनिका का ऑर्डर मिलते ही एक नौकर दौड़कर अलेक्जेंडर के पास गया ताकि उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाए। मगर जैसे ही नौकर ने अलेक्जेंडर का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, अलेक्जेंडर ने एक झटके से उसे रोकते हुए कहा, प्लीज, बिना मेरी परमिशन मुझे कोई टच नहीं करेगा। यह अच्छे मैनर्स नहीं है। रोहित जानता था कि अलेक्जेंडर जो कुछ भी कह रहा था वैसे तो वह सच था, मगर वह किसी भी तरह इस वक्त अलेक्जेंडर का यह स्वभाव अनिका के सामने निकालने नहीं देना चाहता था। अनिका बड़ी ही ध्यान से अपने दोनों हाथ फोल्ड करके अलेक्जेंडर को देखने लगी। अलेक्जेंडर कमरे से बाहर निकलने के लिए नौकरों के आगे चलने लगा। नौकर भी ठीक ठाक उसका पीछा करते हुए कमरे से बाहर जाने लगा। दरवाजे तक पहुंचने के बाद अचानक अलेक्जेंडर चलते चलते रुक गया। उसने मुड़कर रोहित की ओर देखा और कहा, पापा, क्या मैं बेसमेंट जाकर उन्हें खाना दे सकता हूँ? इस बार अलेक्जेंडर की बात सुनकर रोहित को कम से कम इस बात की तसल्ली हुई कि अलेक्जेंडर में कुछ कुछ क्वालिटी थी जो साबित कर रही थी कि उसके अंदर भी एक इंसान का दिल है। अलेक्जेंडर शायद रश्मि को भूखा नहीं देख सकता था और इसीलिए उसके लिए खाना ले जाना चाहता था। यह सोचकर रोहित ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। अलेक्जेंडर कमरे से बाहर निकलने से पहले फिर से अपनी जगह पर रुक गया और मुड़कर रोहित से पूछने लगा, क्या मैं उसके लिए खाना ले जा सकता हूँ? रोहित ने फिर से हाँ में अपना सर हिला दिया। रोहित का इशारा देखते ही एक नौकर ने जल्दी से अलेक्जेंडर के पास आया और कहने लगा, चलो बेटा, मैं तुम्हें किचन में लेकर जाता हूँ। वहाँ तुम्हें जो भी पसंद हो वह अपने साथ ले जाना। नौकर की बात सुनते ही अलेक्जेंडर ने अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रख लिए और कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे किचन में तो काफी वायलेंस होता होगा। तुम छोटे छोटे जानवरों को और पक्षियों को मार जो देते हो। मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे किचन में। कुछ देर सोचने के बाद अलेक्जेंडर ने नौकर से पूछा, क्या तुम्हारे पास वेजिटेबल्स हैं? नौकर ने कहा, हाँ हाँ, हमारे पास तरह तरह के वेजिटेबल्स हैं। आप जो भी सब्जी कहेंगे हम तुरंत बनाकर ला देंगे। इस बात पर नौकर को टोकते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, तुम लोगों को इतना ही नहीं पता कि नेचर ने जिस चीज को जैसे उगाया है, अगर उसे उसी फॉर्म में उसे खाया जाए तभी वह फायदा देता है। कुकिंग करके उसमें तरह तरह की चीजें मिक्स करके तुम उन वेजिटेबल्स का सारा न्यूट्रिशन मार देते हो। कभी तुमने खरगोश को, कुत्ते को या बिल्ली को किसी वेजिटेबल में पकाकर खाते हुए देखा है?
अलेक्जेंडर का यह लॉजिक सुनकर कमरे में खड़े तीनों नौकर हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। हालांकि अलेक्जेंडर का लॉजिक बिल्कुल सही था, मगर नौकर अलेक्जेंडर की इस लॉजिक को समझ नहीं पाए थे, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा ही सब्जियों को पकाकर खाना चाहिए यही सीखा था। अलेक्जेंडर के साथ ज़्यादा आर्गुमेंट ना करते हुए नौकर अलेक्जेंडर को सीधे किचन के बगल वाले कमरे में ले गया, जहाँ ढेर सारी फ्रेश वेजिटेबल रखी गई थी। कुछ गाजर, कुछ मूली और कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स एक टोकरी में भरने के बाद अलेक्जेंडर ने वो टोकरी नौकर के हाथ में दे दी और कहा, यह सब ठीक रहेगा, अब चलो मेरे साथ। रोहित ने अपने स्पेशल गार्ड को इशारा करके कहा कि वह अलेक्जेंडर को रश्मि के पास ले जाए। नौकर ने सब्जी की टोकरी गार्ड के हाथ में थमा दी। गार्ड अलेक्जेंडर को लेकर नीचे बेसमेंट की ओर चला गया। अनिका बड़ी ही गौर से अलेक्जेंडर की हर हरकत को नोटिस कर रही थी। जब रोहित को इस बात का एहसास हुआ कि अलेक्जेंडर सिक्योरिटी गार्ड के साथ नीचे चला जा चुका था और अब रोहित और अनिका की बातें नहीं सुन सकता था, तो अनिका की ओर देखकर रोहित ने सिर्फ इशारा करते हुए पूछा, आखिर टेस्ट रिजल्ट क्या आया था? अनिका कुछ देर तक रोहित की आंखों में आंखें डालकर देखती रही। उसके बाद अनिका ने ना में अपना सर हिला दिया। अनिका की ना देखते ही रोहित का दिल जैसे अचानक बैठ गया था। अनिका की ना का मतलब यह था कि अलेक्जेंडर अनिका का बेटा नहीं था। रोहित के दिल में अब तक जो ख्याल एक बुरा सपना बनकर घूम रहा था, अब वह हकीकत बन चुका था। रोहित के लिए अब अपने फ्यूचर के बारे में सोचना किसी बुरे सपने को देखने से कम नहीं था। रोहित की आंखों के सामने उसका दो परिवार दो हिस्सों में बंटता हुआ दिख रहा था। जब वो अपने माथे पर हाथ रखकर अपने पास पड़े सोफे पर बैठा, तब अनिका भी धीरे से उसके सामने आकर बैठ गई। रोहित ने देखा कि अनिका अपना एक हाथ अपने गाल पर रखकर किसी गहरी सोच में थी। इस वक्त अपने ख्यालों से बाहर निकलकर रोहित यह सोचने लगा कि अगर अलेक्जेंडर अनिका का बेटा नहीं था, तो फिर यह बात उसने पहले रोहित को फोन पर क्यों नहीं बताई, और वह स्पेशली यहाँ अलेक्जेंडर को मिलने क्यों आई थी। रोहित को इस बात का भी एहसास हुआ कि अनिका जब से आई थी बड़ी ही गौर से अलेक्जेंडर को देख रही थी। रोहित जानना चाहता था कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा था। रोहित ने धीमी आवाज में अनिका से पूछा, क्या यह कंफर्म हो चुका है कि तुम दोनों माँ बेटी नहीं हो? अनिका ने अपना हाथ नीचे करते हुए रोहित की ओर देखकर कहा, जब मेरा और अलेक्जेंडर का डीएनए मैच किया गया तो हमारे डीएनए स्ट्रक्चर में काफ़ी डिफरेंस नजर आ रहे हैं। राजलक्ष्मी के मुताबिक हम दोनों माँ बेटी नहीं हैं। अनिका इस बात को सुनकर रोहित का सर झुक गया। रोहित की बॉडी लैंग्वेज देखकर इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसने अनिका को कोई धोखा दिया था। तभी अनिका ने धीरे से रोहित की ओर देखकर कहा, मगर यह भी नहीं कहा जा सकता कि अलेक्जेंडर तुम्हारा बेटा है। अनिका की यह बात रोहित को चौंकाने वाली थी। रोहित फटी हुई आंखों से अनिका को देखने लगा। रोहित ने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं था। अलेक्जेंडर को देखते ही रोहित को इस बात का एहसास हो गया था कि अलेक्जेंडर की शक्ल हूबहू रोहित से मिलती थी। इसलिए रोहित के मन में भी कभी अपना और अलेक्जेंडर का डीएनए टेस्ट मैच करवाने का ख्याल भी नहीं आया। रोहित ने अटकती हुई आवाज में अनिका से पूछा, तो क्या मेरा और अलेक्जेंडर का डीएनए मैच नहीं हो रहा है? अनिका ने रोहित को समझाते हुए कहा, जब मैंने तुम्हें पहले फ़ोन किया था तब राजलक्ष्मी ने मुझे बताया था कि मेरा और अलेक्जेंडर का डीएनए स्ट्रक्चर मैच नहीं हो रहा है। जब मैं यहाँ पहुँची तब दोबारा राजलक्ष्मी का फ़ोन आया, मुझे यह बताने के लिए कि इस बात को भी अभी कंफर्म नहीं किया जा सकता कि तुम्हें अलेक्जेंडर के बायोलॉजिकल फादर हो, क्योंकि तुम्हारे और उसके डीएनए स्ट्रक्चर में भी सिर्फ 90% मैच हो रहा है और बायोलॉजिकल फादर और बेटे के बीच 99% से ज़्यादा डीएनए टेस्ट मैच होता है। अनिका की पूरी बात सुनने के बाद रोहित काफ़ी शॉक हो गया। रोहित के चेहरे के एक्सप्रेशन धीरे धीरे बदलने लगे। रोहित धीरे धीरे अनिका की बात पूरी तरह से समझ चुका था। रोहित ने अनिका से पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि इस बच्चे को? इससे पहले कि रोहित अपनी बात पूरी कर पाता, अनिका ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ, हो सकता है इस बच्चे को जेनेटिक इंजेक्शन दिए गए हैं जिससे इसका डीएनए स्ट्रक्चर धीरे धीरे बदल रहा है। रोहित जानता था कि क्रिस्टोफर और उसकी गैंग एक काफ़ी खतरनाक मकसद से जुड़ी थी, मगर जब से अलेक्जेंडर घर आया था तब से लेकर अब तक रोहित ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था
कि शायद क्रिस्टोफर ने इस छोटे से बच्चे के साथ भी वही किया होगा जो क्रिस्टोफर की गैंग हजारों लाखों बच्चों के साथ इतने सालों से करती आई थी। कुछ देर तक मन ही मन कुछ सोचने के बाद रोहित ने अनिका से पूछा, तो क्या अब तक यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि क्या अलेक्जेंडर सचमुच मेरा बेटा है या नहीं? अनिका ने अपने फोन में राजलक्ष्मी का पूरा मैसेज पढ़ने के बाद रोहित से कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। पता तो जरूर लगाया जा सकता है, मगर राजलक्ष्मी के कहने के मुताबिक इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि अगर कोई रास्ता है तो फिर उसे तुरंत नतीजे पर क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता। अनिका ने रोहित को समझाते हुए कहा, देखो, बच्चे को जो जेनेटिक इंजेक्शन दिए गए हैं उससे बच्चे के डीएनए स्ट्रक्चर में काफ़ी बदलाव आए हैं। कम उम्र में जब इस तरह के इंजेक्शन बच्चे को दिए जाते हैं तो उनके अंदर काफ़ी तेज रिजल्ट दिखाई देते हैं। इसलिए पता लगाया जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि आखिर बच्चे का डीएनए स्ट्रक्चर किस फैमिली को बिलोंग करता है। हाँ, मगर एक बात जरूर है, यह पता जरूर लगाया जा सकता है कि वह तुम्हारा बेटा है या नहीं। हमें अलेक्जेंडर के अलग अलग डीएनए सैंपल राजलक्ष्मी को भेजने होंगे। फिर उन अलग अलग डीएनए सैंपल से राजलक्ष्मी एक ऐसे डीएनए स्ट्रक्चर तक पहुंचेगी जो अलेक्जेंडर का ओरिजिनल डीएनए टेस्ट स्ट्रक्चर होगा। मगर ऐसा करने में काफ़ी वक्त लग सकता है। इस काम के लिए राजलक्ष्मी से बेहतर और कोई नहीं हो सकता, मगर खुद राजलक्ष्मी के लिए भी ऐसा करना काफ़ी मुश्किल होगा। इससे काफ़ी वक्त लग सकता है, मगर मैं जानती हूँ राजलक्ष्मी यह पता करने में जरूर कामयाब होगी कि आखिर अलेक्जेंडर का ओरिजिनल डीएनए टेस्ट क्या है। रोहित के लिए अब यह बात बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी। रोहित किसी भी तरह यह जानना चाहता था कि आखिर अलेक्जेंडर कौन था। क्या वह रोहित का बेटा था, और अगर था तो उसको जन्म देने वाली माँ कौन थी? रोहित के फ्यूचर से जुड़े कई सवालों का जवाब उस डीएनए टेस्ट रिपोर्ट से जुड़ा था। रोहित जानता था कि इस वक्त उसके पास इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। कुछ देर तक सर झुकाकर बैठे रहने के बाद अचानक ही रोहित ने अनिका की ओर देखकर पूछा, तो क्या यह पता लगाया जा सकता है कि रश्मि उसकी माँ है या नहीं? अनिका ने फिर से रोहित को समझाते हुए कहा, देखो, इस वक्त कुछ भी कहना मुश्किल है। अगर रश्मि ही उसकी जन्म देने वाली माँ है, फिर भी जेनेटिक इंजेक्शन की वजह से बच्चे के डीएनए स्ट्रक्चर में काफ़ी बदलाव आ चुका है, जो उसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर से काफ़ी दूर हो सकता है। बच्चे की शक्ल हूबहू तुमसे मिलती है, मगर यह जरूरी नहीं कि वह तुम्हारा बायोलॉजिकल बेटा हो। यह जेनेटिक इंजेक्शन वाकई काफ़ी खतरनाक और असरदार है। बच्चे के डीएनए स्ट्रक्चर को धीरे धीरे तुम्हारे डीएनए स्ट्रक्चर के साथ ज़बरदस्ती मैच किया जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चा तुम्हारे बॉडी टाइप को अपनाता जा रहा है। यह सारी बातें सुनकर रोहित भी एक पल के लिए सोच में पड़ गया कि साइंस ने जितनी तरक्की की थी, क्या वह इंसान के लिए उसकी बेहतरी का रास्ता था, या इंसान सर्वनाश की ओर तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। अगर इसी तरह से इंजेक्शन देकर किसी इंसान को जैसा दूसरा इंसान बनाया जा सकेगा, तो पता नहीं आने वाले दिनों में इस दुनिया का क्या होगा। जब रोहित ने यह सब कुछ सोच रहा था, तभी अचानक उसके मन में एक और ख्याल आया। भले ही डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आने में काफ़ी वक्त लग सकता था, मगर एक रास्ता था जिससे यह पता लगाया जा सकता था कि सचमुच रश्मि अलेक्जेंडर की माँ थी या नहीं। अचानक रोहित ने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला। रोहित ने अनिका के सामने अपनी फ़ोन स्क्रीन रखी। फ़ोन स्क्रीन पर एक कैमरा के जरिए रोहित और अनिका नीचे बेसमेंट में बैठी रश्मि को देख पा रहे थे। अपने फ़ोन के स्क्रीन को देखते हुए रोहित ने अनिका से कहा, एक माँ चाहे जितनी भी भूखी हो, जब अपने बेटे को मिलती हैं तब अपने माँ होने की ना कोई साइन हम तक जरूर पहुंचाती है। देखते हैं कि आज रश्मि को पेट की ज़्यादा भूख सताती है या अपनी ममता की। मैं एक होम्योपैथ प्रैक्टिशनर हूँ और मुझे होम्योपैथ मेडिसिन के बारे में नॉलेज भी है। तो मैं एक अपना दूसरा चैनल स्टार्ट करने वाली हूँ, जिस पे होम्योपैथ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपलोड करूँगी। तो आज का डिस्क्रिप्शन चेक कर लें।